हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोवालास बाय हेमंत सर में। मैं हूं हेमंत गजेंद्र सिंह और मैं हूं आप सभी का बायोलॉजी मेंटोर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको कल के अपलोडेड वीडियो में बताया था कि आज के क्लास में हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो है यहाँ पर पूरे कंप्लीट बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक या फिर चैप्टर, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा जो है वेटेज रखने वाला भी माना जाता है। देखिए, आज के इस क्लास में हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिस चैप्टर को डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो है जेनेटिक्स। एनसीईआरटी ने इसको बोला प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन करके चैप्टर है, हम उसको पहली बार इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आज से जितने भी वीडियो एवरीडे इवनिंग मतलब शाम को 6 बजे अपलोड होंगे, वो इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में आने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि कल के अपलोडेड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में ये वीडियो लेक्चर जो है वो इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट के लिए होगा और हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट के लिए भी वीक में एक बार संडे को एक कंप्लीट वन शॉट टाइप का लॉन्ग वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो देखिए, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं कुछ पॉइंट और आपको क्लियरली बता दूं कि ये जो चैप्टर है, न केवल आप नीट के एस्पिरेंट इसको देख सकते हैं, बेसिकली ये नीट एस्पिरेंट के लिए ही वीडियो है, लेकिन पैरेलल एग्जाम जितने भी होते हैं, ऐसे सभी एग्जामिनेशन जिसका सिलेबस जो है, जिसके सिलेबस में जेनेटिक्स करके चैप्टर है वो मेंशन्ड होता है, जिसमें जेनेटिक्स मेंशन्ड होता है, उन सभी पैरेलल एग्जामिनेशन में भी ये जो वीडियो होगा, ये लेक्चर होंगे, ये सभी यूजफुल होंगे। वो सभी एस्पिरेंट जो कि सीयूईटी जैसे एग्जामिनेशन की बात करें या कोई अदर यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें, तो उन सभी पैरेलल एग्जामिनेशन का अगर सिलेबस जेनेटिक्स है, यही कॉमन सिलेबस है, यही कॉमन चैप्टर है, तो वो सभी स्टूडेंट भी ये वीडियो इजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन का कोई भी क्वेश्चन इस पढ़ाए जाने वाले लेक्चर से बाहर नहीं होगा, ये आप सभी से वादा है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। स्पेशली ये वीडियो मैंने आपको बोला है नीट एस्पिरेंट के लिए है। तो देखिए, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर को अगर आपको डिटेल में जानना है तो सबसे पहले कुछ एक बेसिक टर्म को जानना होगा, समझना होगा। अब ये बेसिक टर्म जो है वो कौन कौन से हैं? जेनेटिक्स में कुछ एक टर्म्स यूज में लिए जाते हैं बेटा, ठीक है ना, और उन सभी टर्म्स को आप, जैसे मैं एक्सप्लेन कर दूं, कुछ एक के नेम मेंशन कर दूं। जैसे जब आपको पता होगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, जो है डीएनए का जो स्मॉल सेगमेंट कहलाता है उसे हम जीन कहते हैं, ये जीन क्या है, एलील क्या होता है, फिनोटाइप, जीनोटाइप क्या है, ये सभी जो बेसिक टर्म्स है अगर आप समझेंगे तो ही आगे आने वाले टाइम में ये पूरा चैप्टर आपको डिटेल में समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको जेनेटिक्स में यूज में लिए जाने वाले कुछ एक बेसिक टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद जो है हम यहां पर जो है डिटेल में ये देखेंगे कि कौन कौन से मेन टॉपिक या जो है पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट दिए गए हैं इस चैप्टर में जिसको हमें स्टार्ट करना है। तो देखिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले बेसिक पॉइंट में मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। बेसिक पॉइंट में मैं आपको समझाने वाला हूं कि हाउ वी कैन डिफाइन जेनेटिक्स। हम यहां पे जेनेटिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन जेनेटिक्स। तो देखिए, मैं ये कहूंगा कि इस डेफिनेशन से पहले आपको कुछ एक टर्म समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ एक जो है वर्ड आपको यहां पर समझ में आना चाहिए। अब देखिए, ये वर्ड कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर किसे कहते हैं। तो देखिए, जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर जितनी भी टर्म्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जेनेटिक्स क्या है, वेरिएशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। इन सभी को समझने के लिए एक बेसिक वर्ड मैं आपको समझा दूं पहले कि जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें बेटा यहां पर जेनेटिक कैरेक्टर की, है ना, जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है, नाम से ही मालूम चल गया होगा आपको कि कोई एक ऐसा कैरेक्टर है, कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कौन डेवलप करेगा, जो कि जीन डेवलप करेगा। एक ऐसे कैरेक्टर जो कि जीन के थ्रू डेवलप होते हैं, जिसे जीन डेवलप करता है, जीन प्रोड्यूस करता है, उसे ही क्या बोलते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो देखिए, मैंने आपको क्या बोला, जेनेटिक कैरेक्टर जो है वो कौन डेवलप करेगा, जीन डेवलप करेगा। तो जीन अगर कोई कैरेक्टर को डेवलप करता है तो उसको हमने कहा यहां पर जेनेटिक कैरेक्टर। अब देखिए,
ये जो जेनेटिक कैरेक्टर है इसको आगे जाकर के और समझाऊंगा, लेकिन इस जेनेटिक कैरेक्टर का ही तो क्या देखा जाता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या यही कैरेक्टर ट्रांसमिशन को शो करते हैं, ट्रांसफर होते हैं। जैसे मान लीजिए पेरेंटल जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग में जाने वाले ये जो कैरेक्टर होते हैं यही तो होते हैं जेनेटिक कैरेक्टर। एक्चुअल में जेनेटिक कैरेक्टर को जीन प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा मैंने आपको समझाया। तो देखिए अब मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए यहां पर दो जनरेशन को मेंशन करते हैं, एक जनरेशन को मैंने यहां पर बेटा बोला पेरेंटल जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन है, राइट। मैंने कहा एक जनरेशन है यहां पर पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। पेरेंटल जनरेशन से ये कैरेक्टर जो है ट्रांसमिशन शो करते हैं किसके अंदर, ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी में जाते हैं। कहां जाते हैं, ऑफ स्प्रिंग या फिर प्रोजेनी में जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है पेरेंटल जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग में, ये क्या शो कर रहे हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं ये एक्चुअल में यहां पर ट्रांसमिशन को शो कर रहे हैं। अब ये जो ट्रांसमिशन होता है जेनेटिक कैरेक्टर का, इसमें देखिए यहां पर दो पॉइंट मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, ठीक है ना, दो पॉइंट बता रहा हूं। देखिए ये जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो इस ट्रांसमिशन के स्टडी को क्या बोलेंगे और इस ट्रांसमिशन के प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, तो ये पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए जेनेटिक कैरेक्टर के ट्रांसमिशन के स्टडी को क्या बोलेंगे, और ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम द पेरेंटल जनरेशन टू द ऑफ स्प्रिंग और प्रोजेनी, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। यहीं से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा। मैंने पहले इसीलिए इन वर्ड को यहां पर जो है इन्वॉल्व किया है। देखिए तो ये जो ट्रांसमिशन होगा, इस ट्रांसमिशन के जो स्टडी को क्या कहा जाएगा, मैं आपको बता दूं, स्टडी को तो कहा जाएगा हेरिडिटी। क्या बोलेंगे, स्टडी को तो बोलेंगे अपन हेरिडिटी बोलेंगे, ठीक है ना। स्टडी को बोल रहे हैं अपन हेरिडिटी, और ये जो ट्रांसमिशन होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा बेटा, इस प्रोसेस को कहा जाएगा इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे, इसे कहेंगे यहां पर इनहेरिटेंस। तो बहुत ही आसान अगर लैंग्वेज में बोलूं तो देखिए जरा मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। जीन, अगर कोई जीन जो है, अब ये जीन क्या है मैं समझाऊंगा, फिलहाल अभी के लिए ध्यान रखिए डीएनए का जो स्मॉल सेगमेंट होता है जो कि कोई जेनेटिक कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है, उसे हम जीन बोलते हैं, राइट है। तो देखिए जीन यहां पर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कोई जेनेटिक कैरेक्टर। क्या यही जेनेटिक कैरेक्टर पेरेंटल जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग में क्या शो करते हैं, तो बोला ना अभी मैंने, क्या शो करते हैं, ये ट्रांसमिशन शो करते हैं। इस ट्रांसमिशन का एक जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसमिशन हो रहा है, इसके स्टडी को मैंने क्या बोला बताइए, मैंने बोला इसके स्टडी को तो कहा जाएगा हेरिडिटी कहा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसके प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे अपन इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, यहां पर एक टर्म मुझे समझाना है कि ये वेरिएशन क्या होता है। अगर आप वेरिएशन भी जान लेते हैं तो आप समझ पाएंगे कि जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स को कैसे डिफाइन करें, मैं आपको ये बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। तो देखिए वेरिएशन क्या है, मान लीजिए यहां पर प्लांट के रेस्पेक्ट में बात करूं कि प्लांट जो है ना उसमें पेरेंटल जनरेशन टॉल है, लंबे हैं, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि यहां पर जो है ऑफ स्प्रिंग भी हर बार जो है वो लंबे ही होंगे। कुछ तरह के भले ही मेंबर जो है ना सेम स्पीसीज मतलब हो, या फिर स्पीसीज ऑफ द सेम मेंबर हो, मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज हो, उसमें भी क्या देखने को मिलेगा, मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज में भी क्या देखने को मिलेगा कि कभी कभी जो ऑफ स्प्रिंग है ना वो हमेशा लंबे नहीं होंगे, वो ड्वार्फ भी हो सकते हैं, बौने हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। तो देखिए जरा, क्या हमेशा ही ये कह दें क्या कि अगर पेरेंटल जनरेशन में जो प्लांट्स है वो टॉल है तो 100% ऑफ स्प्रिंग भी टॉल होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ एक जो है डिफरेंसेस भी तो देखने को मिल सकते हैं, है ना। मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज में डिफरेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं। बेटा ये जो डिफरेंसेस देखने को मिलता है इसी को वेरिएशन कहते हैं। तो देखिए मैंने आपको कुछ एक वर्ड पहले समझा दिया ओरली एक्सप्लेन करके। देखो मैंने आपको समझा दिया जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है, मैंने बता दिया हेरिडिटी क्या होता है, मैंने समझाया इनहेरिटेंस क्या होता है, और वेरिएशन भी मैंने समझा दिया कि जो कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, है ना, ऑफ स्प्रिंग के अंदर, उसे ही क्या बोलेंगे आप बताओ जरा, इसे बोल रहे हैं यहां पर वेरिएशन। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की, है ना, जो बेसिक पॉइंट थे मैंने आपको समझा दिया, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम क्लियरली हम इन सभी पॉइंट को समझ सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो देखिए सबसे पहले जेनेटिक्स जो है ना, अब हम इंट्रोडक्शन पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। एज यू नो यहां मेंशन्ड है जेनेटिक्स जो है ना वो टर्म किसने दिया, ये जो जेनेटिक्स टर्म है वो
किसने दिया है? देखिए जेनेटिक्स टर्म जो है वो किसने दिया ये हम जरा समझते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट का नेम यहां मेंशन कर दूं जिन्होंने जेनेटिक्स टर्म दिया है, विलियम बेटसन नाम है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मैं यहां लिख रहा हूं डब्ल्यू बेटसन। ध्यान रखेंगे आप, ये नाम आप ध्यान रखें। जेनेटिक्स जो वर्ड है, जेनेटिक्स जो टर्म है वो किसने दिया है, किसने प्रपोज किया? तो आपका आंसर होगा डब्ल्यू बेटसन ने दिया है बेटा, ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं समझाऊंगा कि यहां पर ये जेनेटिक्स क्या होता है। तो देखिए जेनेटिक्स को कैसे हम समझे, तो मैं आपको बताऊं कि जेनेटिक्स जो होता है वो एक्चुअल में एक तरह का कलेक्टिव स्टडी होता है बेटा। क्या बोला मैंने? ये ज्वाइंट स्टडी बोले या फिर कलेक्टिव स्टडीज, एक साथ स्टडी होता है जिसमें पता है एक्चुअल में कलेक्टिव क्यों बोला, क्योंकि यहां पर दो कंसेप्ट को एक साथ स्टडी किया जाता है। मैंने अभी आपको समझाया ना, मैंने क्या समझाया? मैंने समझाया है हेरिडिटी, और अभी मैंने बोला था डिफरेंसेस को वेरिएशन। तो हेरिडिटी और वेरिएशन को अगर एक साथ स्टडी किया जाए, और जिस बायोलॉजी के ब्रांच में किया जाता है, लाइफ साइंस के ब्रांच में किया जाता है, उसी को आप क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए मैंने कहा ये कलेक्टिव स्टडी होता है किसका? तो हम बोल सकते हैं कलेक्टिव स्टडी ऑफ व्हाट? हेरिडिटी और क्या बताओ? वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन, इन दोनों के कलेक्टिव स्टडी को ही यहां पर क्या बोलेंगे आप? जेनेटिक्स बोलेंगे। जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया था? टर्म प्रपोज्ड बाय, टर्म क्वाइंड बाय डब्ल्यू बेटसन, विलियम बेटसन, ठीक है ना। अब देखिए कुछ और पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर जो नेक्स्ट वर्ड है, यहां पर है क्या? हेरिडिटी, जो मैंने अभी आपको बताया था। बताइए क्या यहां पर अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ट्रांसमिशन के प्रोसेस को बोलेंगे या स्टडी को बोलेंगे? यस एग्जैक्टली, हम स्टडी को बोलेंगे। अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। जेनेटिक कैरेक्टर जो है ना, जेनेटिक कैरेक्टर के यहां पर ट्रांसमिशन के स्टडी को ही, जेनेटिक कैरेक्टर के ट्रांसमिशन के स्टडी को ही यहां पर क्या बोला जाएगा? हेरिडिटी कहा जाएगा। अच्छा ये कहां से कहां होगा? क्या मैं ये लिख दूं? ये पेरेंटल जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग में होगा। इसका मतलब फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफ स्प्रिंग, राइट? फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, सिंपल सा डेफिनेशन है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। इस पूरे चैप्टर में स्टार्टिंग में 2-3 लेक्चर जो भी आएंगे वो केवल बेसिक समझने के लिए आएंगे, और अगर बेसिक आपने समझा तो आगे आने वाले जितने भी कंसेप्चुअल टॉपिक है उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है बिल्कुल भी, ठीक है ना। देखिए क्या बोला? स्टडी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफ स्प्रिंग, इसके स्टडी को हमने बोल दिया यहां पर हेरिडिटी बोल दिया। अच्छा प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। चलिए हम यहां पर वेरिएशन से पहले इनहेरिटेंस टर्म को समझ लें क्या? बिल्कुल। तो क्या लिखूंगा इसका डेफिनेशन में? इसका डेफिनेशन लिखूंगा कि ये स्टडी नहीं है, इस बार हम प्रोसेस लिखेंगे बेटा, ठीक है ना। हम लिखेंगे प्रोसेस बाय विच ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर कहां से कहां जा रहा है? तो आप बोलेंगे फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफ स्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। अच्छा टेक्स प्लेस है ना, टेक्स प्लेस। अच्छा जरा देखिए तो मैंने क्या बोला, एक बार हम समझते हैं मैंने क्या समझाया है आपको। मैंने ये बोला कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे क्या होता है, बाय विच ट्रांसमिशन हो रहा है ना, जेनेटिक कैरेक्टर का फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफ स्प्रिंग, है ना। इसी एक्चुअल प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? इसी प्रोसेस को आप बोल रहे हैं यहां पर इनहेरिटेंस बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा स्टडी ऑफ प्रोसेस जो है ना, एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन हालांकि एनसीईआरटी में क्या बोला गया है कि कलेक्टिव स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो है ना, उसको बोला गया है जेनेटिक्स, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं स्टडी है तो उसका प्रोसेस भी होता होगा, प्रोसेस को ही तो क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है ना। अब देखिए तो मैंने कुछ एक बेसिक बातें आपको बता दिया, अब मैं समझाऊंगा आखिर बेटा ये वेरिएशन क्या होता है, ठीक है ना। वेरिएशन क्या होता है? तो देखिए ये सारे जो वर्ड है मैंने पहले ओरली यहां पे कंसेप्ट प्रोवाइड कर दिया है, उसके बाद जाकर के मैं ये समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिए वेरिएशन क्या है, हम कैसे डिफाइन करें वेरिएशन को? तो मैंने आपको बताया था ना कि मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज में जो डिफरेंस देखने को मिलता है, राइट है। तो देखिए हम यहां पर लिख रहे हैं, जगह कम है लेकिन हम वी कैन इजीली मैनेज। देखिए हम बोलेंगे डिफरेंसेस, है ना, दैट कैन
दैट कैन बी सीन अमोंग, दैट कैन बी सीन अमोंग, अच्छा दैट कैन बी सीन अमोंग मेंबर ऑफ या फिर लिखेंगे मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज के जो मेंबर होते हैं बेटा, राइट है, सेम स्पीसीज के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, सेम स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं, स्पीसीज यहां पर सेम है, उनमें पाए जाने वाले दिखने वाले डिफरेंसेस को ही क्या बोल देंगे आप, वेरिएशन कह देंगे। बात सही है क्या? अच्छा जरा एक और पॉइंट मैं यहां पे साइड में मेंशन कर रहा हूं। जब भी हम बात करें वेरिएशन का, तो आपने 11th क्लास में सेल डिवीजन पढ़ लिया होगा, सेल डिवीजन, उसमें आपने मियोसिस पढ़ा होगा। दो टाइप के पढ़ने होते हैं मेनली, मियोसिस और माइटोसिस। तो मैं आपको बता दूं, जो मियोसिस आपने पढ़ा है बेटा, जो मियोसिस आपने यहां पर जाना है, जो मियोसिस का कंसेप्ट है, उसमें मियोसिस फर्स्ट आप जानते हैं, मियोसिस फर्स्ट का सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज जो है वो प्रोफेज फर्स्ट होता है। और प्रोफेज फर्स्ट में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, जो कॉम्प्लेक्स स्टेज होता है मियोसिस फर्स्ट का, उसे क्या बोलते हैं, प्रोफेज फर्स्ट। और प्रोफेज फर्स्ट में एक प्रोसेस यहां पर हमें देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं एक इवेंट देखने को मिलता है, जिसे पेकाइटिन कहते हैं। और पेकाइटिन में यहां पर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, तो यहां पर एक्चुअल में अगर आपसे रीजन पूछा जाए, ये मैंने क्यों समझाया, ये मैंने समझाया क्यों आपको, मैंने ये समझाया कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेरिएशन का क्या रीजन हो सकता है, कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से वेरिएशन देखने को मिल सकता है, तो आप बोलेंगे एक रीजन जो है ना बेटा, एक रीजन वेरिएशन लाने का वो क्रॉसिंग ओवर होता है, राइट है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन हो सकता है। अच्छा एक प्रोसेस हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। जीन में अगर कोई अचानक से चेंज आता है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन और क्रॉसिंग ओवर दोनों की वजह से क्या पॉसिबल है बताइए जरा, रीजन ऑफ वेरिएशन बता रहा हूं, वेरिएशन पॉसिबल है। अच्छा एक और पॉइंट देखिए, मेंडल के जो लॉ है ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्या बताऊंगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझाऊंगा, ठीक है ना। देखिए ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है ना, उसकी वजह से भी क्या देखने को मिल सकता है आपको, मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज में वेरिएशन देखने को मिल सकता है। अब देखिए ये तीनों टर्म जो है ना, आखिर जब चैप्टर के एंड तक पहुंच जाएंगे तो आप डिटेल में जो है उनको समराइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे ये तीनों क्या है। लेकिन मैं आपको वैसे समझाऊं तो आप बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन और इंडिपेंडेंट है ना, पेंडेंट जो होता है असॉर्टमेंट की वजह से यहां पर वेरिएशन देखने को मिल सकता है ना। अब देखिए यहां पर जो है इन तीनों प्रोसेस की वजह से यहां पर वेरिएशन हो गया। क्या एक बार क्विक रिवीजन कर लिया जाए जो मैंने अभी आपको समझाया, इंट्रोडक्शन है बिल्कुल, मैं बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं आपको। तो देखिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, डब्ल्यू बेटसन ने जेनेटिक्स टर्म दिया है, राइट है। अच्छा जेनेटिक्स जो है वो क्या है, कलेक्टिव स्टडी है, किस किस का बताओ, हेरिडिटी एंड वेरिएशन का। और हेरिडिटी क्या होता है, स्टडी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, राइट है। अच्छा कुछ तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो उस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, अच्छा उसको बोलेंगे आप यहां पर वेरिएशन। और इनहेरिटेंस क्या है, प्रोसेस है ना, जिससे क्या होता है, जिससे ट्रांसमिशन होता है किसी भी जेनेटिक कैरेक्टर का पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग में, इस प्रोसेस को बोल दिया, ठीक है ना। अच्छा जीन क्या प्रोड्यूस करते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। आई होप यहां तक जितने भी पॉइंट है आपको समझ में आ गया होगा, राइट है। अच्छा अब इसके बाद हम यहां पर हमने पढ़ा यहां पर रीजन बिहाइंड वेरिएशन। तो ये तीन पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, ये तीनों को डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर में ही। मैं आपको बताऊंगा क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। तो क्या हम आगे बढ़ जाएं, राइट। मैं एक बार साइड हट जाता हूं ताकि आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इस स्लाइड का अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम यहां पर कुछ और जो बेसिक बातें हैं, कुछ साइंटिस्ट के नेम पर जो है ओरिएंटेड, साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड यहां पर कुछ एक बेसिक पॉइंट है, मैं आपको समझा दूं। देखिए ये क्या क्या है। सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट के नेम यहां पर मेंशन्ड है बेटा, ठीक है ना। देखिए तो यहां पर ग्रिगोर जॉन मेंडल, आप सबने यहां पर बेसिक तो इतना जानते होंगे, मेंडल का नाम तो सुना ही होगा। सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो जेनेटिक्स के फील्ड में रहा है वो ऑब्वियस सी बात है, वो यहां पर मेंडल का रहा है। तो देखिए यहां पर जो है क्या मैं बता रहा हूं, कुछ एक हिस्टोरिकल पॉइंट बता रहा हूं जिसमें साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन समझाने वाला हूं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या है, ग्रिगोर जॉन मेंडल ने एक्चुअल में क्या दिया,
क्या समझाया, है ना। तो जेनेटिक्स को बहुत डिटेल में समझाया किस तरह से होता होगा इनहेरिटेंस, ठीक है ना। इसीलिए इस साइंटिस्ट को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट यह है कि जो मेंडल है ना, उनको क्या कंसीडर किया जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है। ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो आंसर जाएगा यहां पर ग्रिगर जॉन मेंडल। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे भी इन साइंटिस्ट के बारे में, फिलहाल कुछ बेसिक मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, डब्ल्यू बेटसन के बारे में आपको क्या बातें पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने अभी बताया ना कि डब्ल्यू बेटसन ने ही तो कुछ एक टर्म्स प्रपोज किया है ना, कुछ एक टर्म्स दिया है। तो देखो जरा ये कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि डब्ल्यू बेटसन ने दिया है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अभी बताया आपको कि जेनेटिक्स भी इन्होंने ही दिया था, राइट। अच्छा, एक और पॉइंट बेटा, ये जो एलिल है ना, एलिल जो हमें आगे इसी टॉपिक इसी चैप्टर में पढ़ना है, एलिल भी डब्ल्यू बेटसन ने ही बताया था। इसी में हमें एक वर्ड पढ़ना है बेटा, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल अभी नाम से काम चलाते हैं। होमोजाइगस भी डब्ल्यू बेटसन ने दिया है। अच्छा, इसी में ही हमें यहां पर पढ़ना है हेटेरोजाइगस के बारे में, ठीक है ना। तो हेटेरोजाइगस जो है ना, ये टर्म भी किसने दिया है, डब्ल्यू बेटसन ने दिया है, ठीक है ना। तो देखिए जरा, ये तो मैंने टर्म के बारे में समझाया कि कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो कि डब्ल्यू बेटसन ने दिया है, ठीक है ना। अब जरा देखो, एक और पॉइंट मैं आपको समझाता हूं कि डब्ल्यू बेटसन जो है ना, इनको क्या कंसीडर किया जाता है। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो आपने कहा मेंडल है, ग्रिगर जॉन मेंडल है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है ना कौन है, तो आपका आंसर जाएगा डब्ल्यू बेटसन, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, क्या मैं लिख दूं कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, राइट है। मैं क्या बोल सकता हूं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोल सकता हूं, ठीक है। कि जो जेनेटिक्स का मॉडर्न ब्रांच है ना, तो मॉडर्न जेनेटिक्स जो है ना, उसका फादर किसे माना जाएगा, तो डब्ल्यू बेटसन को माना जाएगा, सही है। अच्छा, अब देखिए कुछ एक बेसिक पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। अभी यहां पर जीन वर्ड नहीं आया है, जीन वर्ड के बारे में आपको ऑलरेडी बता ही देता हूं। अगर आप सोच रहे हो कि जीन वर्ड किसने दिया होगा, जॉनसन ने दिया है। और मेंडल ने जीन के लिए जीन वर्ड यूज में नहीं लिया, फैक्टर और एलिमेंट कहा था, ठीक है ना। आगे आने वाला है ये भी। अब देखिए यहां पर टीएच मॉर्गन की बात करते हैं। टीएच मॉर्गन को क्या कंसीडर किया जाता है, तो आप ये आंसर देंगे, ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का ही कोई एक यहां पे कोलेटरल ब्रांच होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो है ना, इसके फादर जो है ना, वो किसे माना जाएगा, ये टीएच मॉर्गन को माना जाता है। ध्यान रखेंगे आप ये पॉइंट, ठीक है ना। अब देखिए एक और पॉइंट, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो कुछ एक बेसिक बात मैं यही बताता हूं। हालांकि आने वाले टाइम पर, है ना, जब हम पढ़ेंगे लिंकेज, तो आपको मालूम चलेगा टीएच मॉर्गन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, ही परफॉर्म्ड ए एक्सपेरिमेंट, है ना। और इन्होंने किस इंडिविजुअल पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो देखिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड ऑन, है ना। इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पे किया था, तो जिस इंडिविजुअल पे किया था उसका नाम है यहां पर ड्रोसोफिला। क्या है, ड्रोसोफिला। तो ये बात यहां पर बेसिक में ही कवर कर रहे हैं, डिटेल में आगे पढ़ेंगे बेटा। ड्रोसोफिला को ही क्या कहा जाता है, तो आप इसको बोलेंगे फ्रूट फ्लाई, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, फ्रूट फ्लाई। देखिए फ्रूट फ्लाई जो है ना, फल मक्खी बोलते हैं वैसे हिंदी में, तो ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर हैं। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, इन्होंने कुछ एक टर्म दिया है, इन्होंने भी कुछ एक वर्ड समझाया है, ठीक है ना। इन्होंने कौन कौन से टर्म दिए, तो मैं यहां लिख रहा हूं, इन्होंने जो भी टर्म्स दिए हैं ना, उन सभी के नेम बता रहा हूं बेटा, ठीक है। इन्होंने एक तो कंसेप्ट दिया, टर्म्स बोल लो, या फिर आप ये कह सकते हैं इन्होंने कुछ कंसेप्ट के बारे में बताया है। एक कंसेप्ट आगे जाके बताऊंगा इसी चैप्टर में, इन्होंने लिंकेज को समझाया है, ठीक है ना, लिंकेज। अच्छा, लिंकेज के ही टाइप्स में मैं आपको बताऊंगा बेटा, सेक्स लिंकेज, राइट है। तो इन्होंने सेक्स लिंकेज को भी, है ना, सेक्स लिंकेज को भी समझाया, सेक्स लिंकेज का कंसेप्ट दिया। अच्छा, और क्या बताया इन्होंने, अभी अपन ने देखा था ना क्रॉसिंग ओवर, मैंने बताया था कि मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में, पेकाइटिन स्टेज में देखने को मिलता है। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर है ना, क्रॉसिंग ओवर का कंसेप्ट भी इन्होंने ही समझाया था, जिसकी वजह से वेरिएशन होता है। अच्छा, एक और तरह का इनहेरिटेंस पढ़ना है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या है, क्रिस क्रॉस
इनहेरिटेंस। हालांकि ये वर्ड एनसीईआरटी में यूज में नहीं लिया है, लेकिन एनसीईआरटी में आगे पढ़ेंगे लिंकेज में एक जगह इनडायरेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है, जो कि एक्चुअल में एनसीईआरटी ने इसी वर्ड की ओर इशारा किया है। हम पढ़ेंगे ये भी। तो देखिए क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो है ना, ये भी किसने दिया है? ये भी टीएच मॉर्गन ने दिया है। यहां तक ठीक है। अब ये क्रिस क्रॉस जो होता है वो क्या होता है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो होता है बेसिकली क्या है? अगर मान लीजिए कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर अपोजिट सेक्स में ट्रांसमिशन को शो करते हैं, अपोजिट सेक्स में मदर का कैरेक्टर जो है वो बेटे में गया और फादर का जो कैरेक्टर है वो डॉटर में गया, तो क्या अपोजिट सेक्स में क्या हो रहा है? कैरेक्टर का ट्रांसमिशन। इसी को हम आने वाले टाइम में क्या बोलेंगे? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलेंगे। क्लियर है ये बात? अब देखिए, अब यहां पर मैंने कुछ एक कंसेप्ट के बारे में बताया जो कि टीएच मॉर्गन ने समझाया था, ठीक है ना, कि इन्होंने यहां पे लिंकेज के बारे में बताया, सेक्स लिंकेज के बारे में बताया, क्रॉसिंग ओवर को समझाया, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को समझाया। क्या ये बेसिक क्लियर है क्या? ठीक है ना। अब देखिए एक और पॉइंट मैं यहां पे साइड में बताता हूं। देखिए इन्होंने एक और कंसेप्ट बताया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने एक सुझाव दिया, एक सजेशन दिया कि ये मान लो मैंने यहां पर बताया है कि ये कोई क्रोमोसोम है बेटा। क्या है ये? कोई क्रोमोसोम है, ठीक है ना। ये कोई यहां पर क्रोमोसोम है। इन्होंने कहा कि किसी भी क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा जीन हो सकते हैं, किसी भी क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा जीन हो सकते हैं, है ना। लेकिन ये सभी जीन जो है ना, उनके पाए जाने का अरेंजमेंट जो होगा वो लीनियर होगा। लीनियरली अरेंजमेंट ऑफ द जीन्स ऑन अ सेम क्रोमोसोम को समझाया था और इसके बारे में सजेशन दिया था टीएच मॉर्गन ने। तो देखिए जरा, एक क्रोमोसोम है, सपोज मैंने कहा एक जीन इसके पास ये पाया जा रहा है, ठीक है ना, एक जीन इसके पास ये पाया जा रहा है, एक जीन इसके पास ये पाया जा रहा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। क्या यहां पर मोर देन वन जीन पाए जा रहे हैं? तो देखिए जरा, मैंने कहा एक जीन यहां पर ए लिख देते हैं, यहां पे बी लिख दिया, ये सी लिख दिया, डी, ई और एफ। तो देखिए जितने भी जीन्स पाए जा रहे हैं, क्या ये सारे के सारे जीन्स एक सेम क्रोमोसोम पे हैं? आगे आने वाले टाइम में ऐसे जीन जो सेम क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं उसको लिंक्ड जीन बोलेंगे, जिसकी वजह से लिंकेज होगा बेटा। आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी देखो जरा, अभी के लिए क्या एक देखो, बहुत सारे जो जीन्स हैं वो एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। ये सारे के सारे जो जीन जो कि सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है उसे लिंक्ड जीन बोलते हैं। और इनका जो अरेंजमेंट होता है ना बेटा, ये कैसा होता है ना, इनका अरेंजमेंट होता है यहां पर लीनियर अरेंजमेंट होता है। तो लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द जीन प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम, इसको यहां पे टीएच मॉर्गन ने ही समझाया था बेटा। ध्यान रखेंगे कि आप देखिए, लीनियर अरेंजमेंट को टीएच मॉर्गन ने ही समझाया था कि किसी भी जीन का लीनियर अरेंजमेंट देखने को मिलता है क्रोमोसोम पर। आई होप ये सेगमेंट भी हमने कंप्लीट किया। मैं चाहता हूं 2 सेकंड में आप यहां पे स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं आपको क्विक रिव्यू कराऊंगा। ओके देखिए, एक बार मैं वापस से समझाता हूं। देखिए क्या है, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं बेटा, हर एक पॉइंट को, है ना, डिटेल में। देखिए क्या है, क्या फादर ऑफ जेनेटिक्स, देखिए आपका आंसर क्या जाएगा? ग्रिगर जॉन मेंडल, ठीक है। डब्ल्यू बेटसन ने कौन कौन से टर्म्स दिए ये मैंने बताया। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कंसीडर किया जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टीएच मॉर्गन को बोलेंगे। इन्होंने कौन कौन से कंसेप्ट दिए वो मैंने बताया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया? फ्रूट फ्लाई पे, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर बोलेंगे हम आगे, ठीक है ना। अच्छा देखिए जरा, इन्होंने और क्या बताया कि लीनियर अरेंजमेंट होगा, जीन पाए जाएंगे क्रोमोसोम पे, लेकिन उनका अरेंजमेंट जो होगा वो कैसा होगा? लीनियर अरेंजमेंट होगा। क्या यहां तक क्लियर है? राइट है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, अब यहां पर एक साइंटिस्ट के बारे में मेंशन किया गया है। ये साइंटिस्ट है क्या? देखो जरा, नाम लिखा है बेटा ए गेरॉड, है ना। ए गेरॉड जो है ना, ये एक्चुअल में इन्होंने क्या बताया है, इस पॉइंट को जरा हम डिटेल में देखते हैं एक बार। बेटा देखिए, इन्हें क्या कहा जाता है? ये भी फादर कंसिडर किए जाते हैं जेनेटिक्स के एक ब्रांच के, जिसे हम ह्यूमन जेनेटिक्स या बायोकेमिकल जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स क्या जाएगा आपका आंसर? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर हैं, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हैं? आप बोलेंगे आप यहां पर बायोकेमिकल जेनेटिक्स, राइट है, बायोकेमिकल जेनेटिक्स। तो देखिए बायोकेमिकल जेनेटिक्स और आप ये कह सकते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स जो हैं, इनके फादर कौन थे, है ना, इनके फादर किनको माना जाता है? तो आपका आंसर जाएगा यहां पर ए गेरॉड। मतलब जेनेटिक्स का बेसिकली एक ऐसा ब्रांच जिसमें ह्यूमन ओरिएंटेड स्टडी किया जाता हो, राइट है ना। आगे हम देखेंगे, पेडिग्री वगैरह पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां पर कुछ और पॉइंट मैं आपको बता दूं। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने सबसे पहली बार यहां
पर कोई यहाँ पे जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में बताया था, उसकी डिस्कवरी की थी, जिसका नाम था एल्केप्टोन्यूरिया, जिसे कहा जाता है ब्लैक यूरिन डिजीज। ठीक है ना। तो देखिए मैंने क्या बोला कि इन्होंने एक्चुअल में किसको डिस्कवर किया था, या इन्होंने डिस्कवरी किसकी की थी, राइट है। तो मैंने यहां पर पॉइंट लिखा डिस्कवरी। तो जरा सुनना ध्यान से, डिस्कवरी क्या किया था इन्होंने। मैं लिख रहा हूं फर्स्ट जेनेटिक, फर्स्ट ह्यूमन जेनेटिक बोल सकते हैं आप, फर्स्ट जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है एल्केप्टोन्यूरिया। क्या बोला, एल्केप्टोन्यूरिया कह दिया। एल्केप्टोन्यूरिया को और क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है ब्लैक यूरिन डिजीज। क्या बोलेंगे आप इसको, ब्लैक यूरिन डिजीज बोलेंगे। बात सही है। अच्छा एक और पॉइंट देखो, तो मैंने क्या बोला कि ब्लैक यूरिन डिजीज का ही नाम क्या है बताओ जरा, एल्केप्टोन्यूरिया, जो कि क्या होता है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है ना। इसको सबसे पहली बार जो डिस्कवर करने का काम जो है ना वो किसने किया, तो आप कहेंगे ए गेरॉड ने किया। बात सही है। अच्छा यहां पर एक और पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, एक और पॉइंट यहां पे एक्सप्लेन ये कर रहा हूं कि देखिए इन्होंने एक और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया है, तो जरा इस बात को भी आप समझो बेटा, है ना। इन्होंने एक कंसेप्ट क्या दिया है कि इन्होंने दिया है एक कंसेप्ट वन म्यूटेंट जीन, वन म्यूटेंट जीन। देखो क्या बोला इन्होंने बोला वन म्यूटेंट जीन, वन मेटाबॉलिक ब्लॉक, वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। ठीक है ना। अच्छा आखिर इसका मतलब क्या है, आखिर इन्होंने ये कंसेप्ट में क्या समझाया होगा। देखो यहां पर लिखा है कि अगर वन म्यूटेंट जीन है तो वन मेटाबॉलिक ब्लॉक देखने को मिलेगा। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसको है ना एक एग्जाम्पल से आप बेहतरीन समझ सकते हैं। क्या आपने यहां पर रेस्पिरेशन इन प्लांट में, प्लांट फिजियो में एक फिनोमिना, एक प्रोसेस पढ़ा है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें जो 1 मोल ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है, 1 मोल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और वो 2 मोल पायरुविक एसिड बनाते हैं। बात सही है क्या। अच्छा जरा देखो, तो यहां पर इसी पॉइंट को मैं समझाता हूं ये कैसे क्या होने वाला है। देखो यहां पर एक्चुअल में अगर हम ग्लाइकोलाइसिस का ही एग्जांपल लेकर समझें तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। देखिए मैंने यहां पर लिया ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, क्या यहां पर 1 मोल ऑफ है ना ग्लूकोज जो होता है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, यहां पर आगे आपको बताया जाएगा, आपने ये पढ़ा भी होगा कि जो है ना 10 टाइप के बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू पूरा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। बात सही है। तो देखिए जरा, मैंने बोला कि यहां पर 10 टाइप के बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ और फाइनली जो है ना 1 मोल ग्लूकोज से यहां पर कितने मोल पायरुविक एसिड बन जाएगा, 2 मोल पायरुविक एसिड का क्या हो गया है, फॉर्मेशन हो गया है। तो जरा मेरी बात मानिए आप, देखिए क्या है यहां पर, आपको मैंने बताया कि 1 मोल ग्लूकोज जो है वो 2 मोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, टूटता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहां पर ग्लाइकोलाइसिस। बीच में 10 टाइप के बायोकेमिकल रिएक्शन का पाथवे देखने को मिलता है हमें। लेकिन बात यहां पर यह है कि पहले बेटा एक एंजाइम होता है, मान लो एक एंजाइम आपने पढ़ा होगा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है, जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। हेक्सोकाइनेज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। तो अब यहां पर मैं समझा रहा हूं कि अगर मान लीजिए अब क्या हो कि अगर इस हेक्सोकाइनेज एंजाइम को बनाने वाले जो जीन होते हैं उसमें अगर क्या हो जाए, उसमें अगर म्यूटेशन हो जाए, सुनना जरा ध्यान से, क्या बोला, हेक्सोकाइनेज जब होता है तो फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस हो पाएगा। और मैंने कहा अगर हेक्सोकाइनेज एंजाइम का ही यहां पर इसको बनाने वाले जीन का क्या हो गया, उस जीन में म्यूटेशन हो गया, उसमें कोई चेंज आ गया, तो क्या पहला स्टेप हो पाएगा, क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो पाएगा, नहीं। तो अगर यहां पर इस जीन, एक ऐसा जीन जो कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम बना रहा था, उसी में अगर म्यूटेशन हो गया, पहला स्टेप ही यहां पर नहीं हो पाएगा, तो बाकी के रिमेनिंग स्टेप भी नहीं होंगे। इसका मतलब पूरा का पूरा क्या मेटाबॉलिक जो पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस का वो रुक जाएगा कि नहीं, ब्लॉक हो जाएगा कि नहीं। यहां पर म्यूटेशन केवल जीन में हुआ है, एक जीन में हुआ है, लेकिन एक जीन में म्यूटेशन की वजह से क्या पूरा का पूरा मेटाबॉलिक पाथवे ब्लॉक हो गया है कि नहीं।
राइट है, आप समझ रहे हैं ये पॉइंट मैंने क्या बोला। देखिए इसी को क्या कहा जाता है कि वन म्यूटेंट जीन, मतलब एक जीन में म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से पूरा एंटायर मेटाबॉलिक पाथवे क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, तो मैंने बोला वन मेटाबॉलिक ब्लॉक, है ना। तो वन म्यूटेंट जीन, वन मेटाबॉलिक ब्लॉक, ऐसे आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं भी एक स्टेप में भी, है ना, कोई जीन इन्वॉल्व हो रहा था जो कि एंजाइम बना रहा था, उस एंजाइम की वजह से कोई स्टेप हो रहा था, और अगर उसी जीन में अगर क्या हो गया, यहां पर म्यूटेशन हो गया, पूरा का पूरा मेटाबॉलिक पाथवे ही क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और इस कंसेप्ट को भी किन्होंने बताया था, ए गेरॉड ने बताया था। अच्छा एक और पॉइंट जो है ना, एक और पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख भी रखा है जो हमने यहां पे कवर नहीं किया। देखो जरा मैं आपको बताऊं, आपने जेनेटिक्स को कैसे डिफाइन किया कि कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन को क्या बोलते हैं, यहां पर जेनेटिक्स कहते हैं। एक और पॉइंट, जेनेटिक्स को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए एक कंसेप्ट है बेटा, एक कंसेप्ट है जिसको मैं यहां लिख रहा हूं, लाइक बिगेट्स लाइक। क्या बोला, लाइक बिगेट्स लाइक। बेटा ये लाइक बिगेट लाइक जो होता है ना, इस कंसेप्ट या इस फिनोमिना के स्टडी को भी जेनेटिक्स कह देंगे, है ना। स्टडी ऑफ द फिनोमिना क्या है वो, लाइक बिगेट्स लाइक, जैसे को तैसा। इसका मतलब है कि पेरेंट जैसे होंगे वैसे ही तो क्या बनेंगे बताओ, ऑफ स्प्रिंग बनेंगे। जैसे पेरेंट होंगे वैसे ही क्या बनेंगे बताइए जरा, ऑफ स्प्रिंग बनेंगे। जैसे अगर हम बात करें, पेरेंट अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन जैसे ही तो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे। पेरेंट अगर डॉग है तो डॉग जैसे ही तो क्या बनेंगे, ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, प्रोजेनी भी डॉग जैसे होंगे। अगर पेरेंट जो है कोई प्लांट मैंगो ले लो तो मैंगो जैसे ही क्या बनेंगे, ऑफ स्प्रिंग बनेंगे। तो ये जो स्टडी कर रहे हैं, है ना, कि पेरेंट जैसा था वैसा ही ऑफ स्प्रिंग आया, ठीक है ना। तो इस लाइक बिगेट्स लाइक फिनोमिना के स्टडी को भी आप क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक्स कह सकते हैं। और हेरिडिटी और वेरिएशन के कलेक्टिव स्टडी को भी क्या बोल देंगे आप, जेनेटिक्स कह सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ना, मैंने आपको यहां पे क्लियरली समझा दिया है, बता दिया है। अब देखिए जरा, ये सारे बेसिक पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। ये पूरा जो लेक्चर है, स्टार्टिंग में जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ये सब कुछ जो है ना वो बेसिक पॉइंट ही रहने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए एक और बेसिक पॉइंट हम यहां पर ले लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम इसे लेक्चर नंबर 2 में कवर करेंगे, है ना। ज्यादा लेंथी लेक्चर नहीं रहेगा, 1 घंटे तक कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर बने, ठीक है ना। तो ये जो है यहां पर फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है, कोशिश कर रहा हूं कि ये शॉर्ट बने, राइट है। अब देखिए क्या है, अब यहां पर कुछ एक साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को समझाने के बाद मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिर जेनेटिक्स में कौन कौन से टर्म्स यूज में लिए जाते हैं। ऑल टर्म्स जिसे जेनेटिक्स में यूज में लिया जाएगा, जिसे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें से अलग अलग टर्म मैं आपको समझाने वाला हूं। और आज के लेक्चर में केवल इन 2 टर्म को समझाऊंगा, बाकी जितनी भी टर्म्स है वो लेक्चर नंबर 2 में आ जाएगा। तो बेसिक जो है ना वो उसके जेनेटिक्स के बेसिक के यहाँ पे 2-3 लेक्चर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, कैरेक्टर क्या होता है बेटा, कैरेक्टर क्या होता है। तो देखिए कैरेक्टर को हमें अगर समझना है कि कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करें, तो अभी मैंने पहले स्लाइड में ही समझाया था कि कैरेक्टर जो है वो जनरली जीन डेवलप करते हैं, जीन प्रोड्यूस करते हैं। जीन अगर कोई कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं बताओ, जेनेटिक कैरेक्टर कहते हैं, मैंने आपको बताया था। तो जरा इसको समझो, तो सिंपल डेफिनेशन जो है ना वो ये बताया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई फीचर, है ना। देखो जरा मैं बोलूंगा कि एनी फीचर, है ना, या फिर ऐसे देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फीचर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, राइट है, ऐसे लिख लो इसको, फीचर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई फीचर, फीचर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, है ना। देखो जरा, फीचर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई जो फीचर होता है वो उसका क्या कहलाता है बताओ जरा, कैरेक्टर कहलाता है ना। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, तब जाकर के आप समझ पाएंगे। देखिए जरा एग्जांपल यहां पर मेंशन कर रहा हूं, जैसे स्टेम हाइट, प्लांट के रिस्पेक्ट में ले लिया मैंने लिया यहां पर स्टेम हाइट। तो स्टेम हाइट क्या है, स्टेम हाइट जो है किसी ऑर्गेनिज्म का फीचर है, तो वो उसका कैरेक्टर कहलाएगा। जैसे मैंने यहां ले लिया फ्लावर का कलर, फ्लावर कलर, राइट। तो फ्लावर कलर जो है ना फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो हमने बोल दिया ये यहां पर कैरेक्टर है। एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा कोई सीड है और सीड का प्रॉपर कोई शेप है, तो वो यहां पर कैरेक्टर माना जाएगा। अगर मैं यहां पे सीड शेप के अलावा क्या ले लूं, सीड कलर ले लूं, तो ये भी क्या माना जाएगा बताओ जरा, कैरेक्टर माना जाएगा, सही है ना। अब देखो जरा कैरेक्टर किसको बोला है, कैरेक्टर बोला है स्टेम हाइट को। कुछ एग्जांपल मैंने यहां पे बताया, स्टेम हाइट बताया, फ्लावर कलर बताया, सीड शेप बताया, और क्या बोला, सीड कलर बोला है। ये सभी जो है ना कोई कैरेक्टर होता है, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई फीचर होता है। ये तो बहुत ही ट्रेडिशनल डेफिनेशन हो गया। अब एक बहुत ही टेक्निकल डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छा डेफिनेशन जो होता है वो क्या है ना। तो देखिए ये क्या होता है कैरेक्टर,
ये कोई मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन होता है विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस्ड बाय द जीन एक्सप्रेशन, है ना। देखिए क्या बोला, मैंने आपको यहां जो पॉइंट समझाया है इसको पहले लिख देता हूं। ये क्या है, ये एक्चुअल में कोई मॉर्फोलॉजिकल का मतलब आप जानते हैं एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। तो देखो जरा क्या बोला, मॉर्फोलॉजिकल, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल। सही है ये, देखो क्या बोला, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, है ना, एक्सप्रेशन। आप एक्सप्रेशन को इफेक्ट कंसीडर कर सकते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं, है ना, जो कि यहां पर प्रोड्यूस होते हैं किसकी वजह से, तो लिखा मैंने प्रोड्यूस्ड ड्यू टू किसकी वजह से ये प्रोड्यूस्ड होते हैं, ये मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जो कैरेक्टर होते हैं वो किसकी वजह से यहां पे प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो आप यहां पे आंसर देंगे कि ये प्रोड्यूस्ड होते हैं जीन एक्सप्रेशन की वजह से। किसकी वजह से, तो मैंने बोला जीन एक्सप्रेशन की वजह से यहां पर जो है कोई कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है। इसे ही यहां पर इस पॉइंट को अगर हम डिटेल में समझें, अब देखो जरा जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, जरा हम ये समझते हैं, इसके बाद वापस से डेफिनेशन पे आएंगे। मैंने कहा मान लेते हैं यहां पर बेटा ये कोई मैंने डीएनए बनाया, या डीएनए का स्मॉल सेगमेंट यहां पर कोई जीन ले लिया, राइट है। अब ये जो जीन होते हैं, ये जीन क्या करते हैं, जरा सुनो, ये जो जीन है वो जीन क्या करेंगे, मैंने कहा ये जीन जो है ना ये एमआरएनए बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एमआरएनए बनाते हैं। और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। और यही जो प्रोटीन होता है वो एक इफेक्ट लेके आता है जिसे हम यहां पर क्या बोल देंगे, कैरेक्टर बोल देंगे। तो जीन एक्सप्रेशन वर्ड का क्या मतलब है, जरा मैं यहां पे क्लियर कर दूं आपको। देखिए डीएनए के स्मॉल सेगमेंट को जीन बोला, बेटा एक प्रोसेस होता है, आगे हम पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, है ना, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं बेटा। देखो एक प्रोसेस है जिसको क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो जैसे ही जीन में ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्या बना बताओ, यहां पे एमआरएनए बना, मैसेंजर आरएनए बना। और मैसेंजर आरएनए जो है उसमें एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन से क्या बन जाएगा, प्रोटीन। और प्रोटीन जो है ना एक इफेक्ट लेके आ रहा है जो कि क्या है बताओ जरा, कैरेक्टर। तो देखो जरा, अगर इस जीन ने कोई कैरेक्टर यहां पे प्रोड्यूस किया है, इसका मतलब ये जीन क्या कर रहा है, तो आप ये कह रहे हैं पक्का ये जीन अपने आप को क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो क्या जीन एक्सप्रेस कर रहा है तो कैरेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है ना। अब देखो क्या इसे ही यहां पर जीन एक्सप्रेशन कह दिया जाए क्या, तो इस जीन एक्सप्रेशन की वजह से जो मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल और इंटरनल मतलब फिजियोलॉजिकल जो अफेक्ट या इफेक्ट देखने को मिलता है उसे ही आप क्या बोलेंगे, कैरेक्टर बोलेंगे। जैसे समझाने के लिए, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि यहां पे टॉलनेस का जीन था, है ना, तो टॉलनेस का जीन था, तो एक्चुअल में कैरेक्टर भी तो टॉल जैसा ही आएगा, मतलब सेम हाइट का आएगा कि नहीं आएगा, है ना। जैसे फ्लावर कलर के जीन है तो कैरेक्टर भी क्या आएगा बताओ, फ्लावर कलर ही आएगा। तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करके, मतलब जीन एक्सप्रेशन से कोई मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन जो देखने को मिलता है, इफेक्ट जो देखने को मिलता है, उसे कैरेक्टर कहते हैं। या सिंपल डेफिनेशन क्या था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई फीचर कैरेक्टर कहलाता है। ये यहां पर कुछ एक मैंने एग्जांपल समझा दिया। अब जरा एक कंसेप्ट में जैसे ही बताऊंगा कि आपको ये नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो यहां पर टॉपिक है जिसे बोलते हैं ट्रेट, वो समझ में आ जाएगा। ट्रेट क्या होता है, जरा सुनना ध्यान से, आप इस बात को समझें। आप देखो क्या बोला है, ये जो ट्रेट होता है वो ट्रेट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। तो जरा देखिए यहां पर पॉइंट क्या है बेटा, पॉइंट है यहां पर कि एक एग्जांपल पहले लूंगा उसके बाद डेफिनेशन की बात करेंगे, या फिर डेफिनेशन ही समझाता हूं पहले। देखिए क्या है, ये जो कैरेक्टर है ना उसके वेरिएबल फॉर्म को क्या बोलेंगे, ट्रेट कहेंगे। वेरिएबल फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर क्या कहलाता है, ट्रेट कहलाता है। कैसे, जरा देखो चेक करो यहां पर, इस स्टेटमेंट को हम देखते हैं। मैंने यहां पर बोला कि जो कैरेक्टर जो हमने पढ़ा है अभी उसी का वेरिएबल फॉर्म, राइट। तो वेरिएबल फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, वेरिएबल फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, है ना, इज कॉल्ड ट्रेट। कैसे समझे, एग्जांपल में देखो, ये 4 एग्जांपल बताएं आपको कैरेक्टर के, एक एग्जांपल को डिटेल में समझते हैं। जैसे मैंने बोला यहां पर बेटा स्टेम हाइट, कोई भी एक कैरेक्टर ले लिया, क्या बोल दिया इसको, स्टेम हाइट कह दिया,
ठीक है ना। तो स्टेम हाइट जो है उसके तो दो वेरिएबल फॉर्म होते हैं। देखो स्टेम हाइट के बेसिस पे जो प्लांट है वो टॉल देखने को मिलेगा, और प्लांट कैसा देखने को मिलेगा, ड्वार्फ भी देखने को मिल सकता है कि नहीं बोलो। तो टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है। अब आपको यहां पर ये ध्यान रखना होगा कि देखो जरा, स्टेम हाइट बोलूंगा तो आप कहेंगे ये तो भाई इसका कैरेक्टर है, ऑर्गेनिज्म का फीचर है, लेकिन इसी का जो दो वेरिएबल फॉर्म है टॉल और ड्वार्फ, इसको पता है क्या बोलेंगे बेटा, ये क्या कहलाएगा, टॉल भी एक तरह का ट्रेट है, वेरिएबल फॉर्म है कैरेक्टर का, और ये भी क्या है बोलो जरा, ट्रेट है। तो देखो जरा, वेरिएबल फॉर्म ऑफ, है ना, कैरेक्टर को ही आपने क्या बोल दिया है बताओ जरा, है ना, ट्रेट कह दिया है। अच्छा देखो, स्टेम हाइट को क्या बोला, कैरेक्टर, और इसी के दो जो फॉर्म है ना, दो वेरिएबल फॉर्म, मतलब टॉल और ड्वार्फ को क्या बोला, ट्रेट बोला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल यहां लेते हैं बेटा, देखो यहीं पर ही समझाता हूं आपको एक एग्जांपल। देखिए मैंने एक एग्जांपल यहां लिया है ना, फ्लावर कलर। फ्लावर कलर यहां पे क्या है बोलो, कैरेक्टर है, लेकिन इसी के वेरिएबल फॉर्म की अगर बात करें, मान लो एक जो कलर है वो वायलेट है और एक कलर जो है ये वाइट है। तो देखो ये वायलेट कलर और वाइट कलर ये एक्चुअल में क्या है बताओ, क्या कैरेक्टर का वेरिएबल फॉर्म है? तो ये तो क्या कहलाएगा, ये तो ट्रेट कहलाएगा। और फ्लावर कलर अपने आप में ही क्या है, कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर के वेरिएबल फॉर्म को क्या बोलते हैं यहां पर बोलो, तो आप कहेंगे यहां पर ट्रेट बोलते हैं। एक बार और हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को यहां फिनिश करेंगे और मिलेंगे हम कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें जेनेटिक्स के जितने भी टर्म है उसको 1 घंटे में कवर कर दिया जाएगा। तो बेसिक के जितने भी पॉइंट है वो हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या है, कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई फीचर कैरेक्टर कहलाता है। जीन एक्सप्रेशन से यहां पर कोई मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलता है, उसको कैरेक्टर बोल सकते हैं। 4 एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया है। देखो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, जीन ने एमआरएनए बनाया, एमआरएनए क्या बनाया बताओ, ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाया, प्रोटीन क्या डेवलप कर रहा है यहां पर, कौन सा इफेक्ट लेके आ रहा है, कैरेक्टर लेके आ रहा है। तो कोई जीन अगर यहां पर कैरेक्टर को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो देखो जीन के एक्सप्रेशन को ही तो क्या बोलते हैं, जीन एक्सप्रेशन, जिसकी वजह से यहां पे कैरेक्टर डेवलप होता है। और इसके कैरेक्टर के वेरिएबल फॉर्म को क्या बोला, ट्रेट बोला। जैसे स्टेम हाइट, दो फॉर्म है बेटा, एक तो टॉल हो गया, एक हो गया यहां पर क्या, ड्वार्फ हो गया। तो टॉल और ड्वार्फ तो अपने आप में ट्रेट है, लेकिन स्टेम हाइट क्या है बोलो जरा, यहां पर कैरेक्टर है, ठीक है ना। वैसे ही फ्लावर कलर में वायलेट और वाइट क्या है, ट्रेट है, और फ्लावर कलर क्या है, तो आप बोलेंगे यहां पर कैरेक्टर है। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या समझा दिया है, मैंने कुछ एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन समझाया, कुछ एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया, कुछ एक वर्ड और फिनोमिना को आपको बताया। ये बिल्कुल बेसिक था। देखिए क्या है ना कि मैं वन शॉट टाइप के लेक्चर में कम बिलीव करता हूं। अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो कम से कम सारे पॉइंट को अच्छे से डिटेल में समझाया तो जाए, या फिर बस 5 घंटे के लेक्चर में जेनेटिक्स जैसे इतने वास्ट सिलेबस को कैसे कवर करवाएं, ठीक है ना। तो मैं हर लेक्चर में मिलूंगा बेटा, बस आपसे मैं ये चाहता हूं कि डेली बेसिस पे आप नोट्स बनाएं। अगर नोट्स बनाएंगे तो मैं ये कह दूं कि उस नोट से किसी भी एग्जामिनेशन का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अच्छा ये सब बातें जो है ना एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में बताया गया है, एनसीईआरटी की स्लाइड को भी लेकर के मैं आपको ये बता दूंगा, ये प्रूफ कर दूंगा कि हाँ ये सब सारी बातें जो है ना उसका बेस लगभग एनसीईआरटी ही है, ठीक है ना। अच्छा तो आज के लेक्चर को यहीं पे हम फिनिश करते हैं और हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में, जहां में मैं आपको बताऊंगा कि जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है ना, डोमिनेंट एलील क्या होते हैं, रेसेसिव एलील क्या होता है, मॉडिफाइड एलील, अनमॉडिफाइड एलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप, इन सभी फिनोमिना को लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में।